चैप्टर 22 न्यूट्रिशनल सिस्टम इन नेचर। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा साइकिल्स के बारे में देखा होगा, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सभी साइकिल। तो न्यूट्रिशन कैसे अर्थ से जनरेट होता है जो कि बायोटिक फॉर्म में नहीं है, यानी कि अबायोटिक, नॉन लिविंग, और कैसे वापस से बायोटिक में जाके फिर वापस से साइकिल करके एबायोटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो कई तरह की साइकिल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन, बट छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन है। लेट्स सी। मैन हैज नॉट मेड एनी कंट्रीब्यूशन टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू नेचुरल वेजिटेशन। देखो, इंसानों का कोई भी हाथ नहीं है, नेचर अपने आप पनपता है, अपने आप डेवलप होता है। मैन हैज कंसीडर अर्थ, वाटर, टिक करो, एयर, स्काई एंड फायर एज 5 बेसिक एलिमेंट। ये 5 तत्वों से पूरी चीज बनी हुई है। अर्थ यानी सॉइल बेसिकली, वाटर, एयर, स्काई एंड फायर एज अ बेसिक एलिमेंट विच नेचर प्रोवाइड्स टू द वेजिटेशन। और यही चीज हमको पौधों में यानी कि प्लांट्स में मिलती है। फॉरेस्ट गिव्स अस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स बिकॉज ऑफ दीज एलिमेंट्स। इफ वी प्लक अ लीफ ऑफ अ ट्री एंड एग्जामिन इट, वी विल नॉट फाइंड एनी डेफिशिएंसी, एनी न्यूट्रिएंट इन इट। अगर हमारा बॉडी चेकअप करें या हमारा ब्लड रिपोर्ट निकालेंगे ना, तरह तरह की हमको डेफिशिएंसी यानी कुछ ना कुछ कमी है बॉडी में, ऐसा दिखाई देगा। लेकिन आप लीफ को निकालो, उसका डाइसेक्शन करो, उसको टेस्ट करो, उसमें कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि नेचर अपनी तरफ से पूरी सुविधा करता है। It means that the plant get all the necessary nutrition from the nature without the help of man. So we can say that nature is well-planned, self-governing, self-sustaining system by which plant get essential elements naturally. तो हमारा को इसमें कोई कंट्रीब्यूशन देना नहीं है, नेचर अपने आप पूरा देख लेता है सर्वाइव करने के लिए। हम होंगे कि हम नहीं होंगे, इतना जरूर है कि अगर हम होते हैं ना तो नेचर डैमेज होता है, लेकिन अगर हम नहीं भी होंगे ना तो नेचर अपने आप से डेवलप हो जाएगा। जैसे पहले भी था, ह्यूमंस नहीं थे तभी भी तो डेवलपमेंट होता ही था ना। We obtain seeds from the tree and the tree from the seeds, which is a continuous and natural process. हमने देखा है सीड्स में से ट्री बनता है, ट्री में से जो सीड्स वापस निकलते हैं उसी में से वापस से नया ट्री बनता है। तो ये साइकिल कंटिन्यूस चलती है। टिक करो। पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर हैज क्लासिफाइड दिस सिस्टम ऑफ नेचर इनटू 4 टाइप्स। 4 चीजों में सुभाष पालेकर ने डिवाइड किया हुआ है। These arrangements are as follow. First, regulation of nutrients through the food cycle. Food, जो भी खाना बनाते हैं, खाना बनता है, वापस ऑर्गेनिजम्स में जाता है और वापस से इनऑर्गेनिक कन्वर्ट होके जमीन में ही वापस आता है। प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिएंट टू द प्लांट्स रूट बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरीज, कौन सी कैपिलरीज? प्लांट न्यूट्रिशन 2 तरह से लेता है, पानी एंड आयंस, वाटर एंड आयंस बाय जाइलम एंड फूड बाय फ्लोएम। तो ये न्यूट्रिएंट्स कैपिलरीज यानी कि ट्यूब्स के थ्रू जाता है। रेन बाय साइक्लोन यानी थंडरस्टॉर्म। देखो, ओशन जो है अपना अर्थ 75% ओशन से बना हुआ है, तो वही पानी, क्योंकि सन इज अ सोर्स, सन वो उस पानी को हीट करेगा, क्लाउड्स बनेंगे और रेन होगा। अब ओशनिक वाटर का कंटेंट कैसा है? सॉल्टी। बट जब पानी इवापोरेट होता है, क्या सॉल्ट भी ऊपर जाता है? नहीं, तो वो बनता है फ्रेश वाटर, जो हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। कितना परसेंट फ्रेश वाटर है पूरे अर्थ पे? 3%, जस्ट 3% है सर्वाइवल के लिए, बट इट इज इनफ फॉर 8 बिलियन पीपल्स। वो तो खाली ह्यूमंस, एनिमल्स, इन सबके लिए वही 3% पानी के ऊपर वो सर्वाइव्ड हैं। एक्टिविटी ऑफ लोकल अर्थवर्म, क्या काम है अर्थवर्म का? मैन्योर, डीकंपोज करते हैं ना, तो अर्थवर्म का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अलॉन्ग विद अर्थवर्म, डीकंपोजर्स आर आल्सो देयर। रेगुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द फूड साइकिल, तो क्या है इन फूड साइकिल में? There's a law of the natural arrangement that whenever element come from wherever, they have to return there. जहां से कोई चीज आई है वहां पे वापस उसको लौटना पड़ेगा। It is the nature law that any element return to its original state. Tree absorb carbon dioxide from the air. It goes back into the air by the process of combustion and decomposition, that is the decay of tree remains. Tree carbon dioxide use करता है, लेकिन ट्री जब जलता है या डीकंपोज होता है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। इन द सेम वे वाटर गोज अप फ्रॉम द ओशन इन द फॉर्म ऑफ वेपर, कंडेंस एज क्लाउड्स, रिटर्न टू द अर्थ एज रेन। तो पानी जाता है ओशन में से, इवापोरेट होता है, क्लाउड बनता है, वही पानी वापस से धरती पे आता है। ये साइकिल भी चलता रहता है। ट्री एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। चलो, कार्बन साइकिल। द ग्रीन लीव्स ऑफ एनी प्लांट टेक कार्बन फ्रॉम द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने पढ़ा ये साइंस में।
The carbon that produce food is stored in the plant. At the end of the life cycle of the plant, जब plant खत्म होता है, जब plant मर जाता है, the carbon dioxide is released back into the air by decomposition of the plant by bacteria. ये तो मरने की बात है, लेकिन मरने से पहले तो रात के टाइम पे भी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न करता है ना, बाया रेस्पिरेशन. तो प्लांट भी तो रेस्पायर करते हैं. Thus, carbon taken from the air is returned to the air. If the plant is burned, the carbon dioxide goes into the air in the form of smoke and maintain the balance of carbon in the air. This is a system of nature. The matter that is obtained from nature will go back to it. जो चीज नेचर से आई है वापस नेचर में रिटर्न होगी. वाटर साइकिल. 71% of the earth is covered with water. अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले 75% बोला था, ये 71% में हो गया है, यानी कि अप्रोक्सीमेट. तो अभी ऐसा क्यों? एनक्रोचमेंट, लैंड एनक्रोचमेंट, कई तरह की ज़मीन जो है पानी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं. सबमर्ज हो रहा है, पानी का लेवल बढ़ना चाहिए था लेकिन अंडरग्राउंड वाटर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये परसेंटेज कहीं के भी साइंस में देखोगे तो अलग होगा, एसएस में देखोगे तो अलग होगा. बट अपनी एसएस है तो 71% याद रखना. The heat of the sun increases the temperature of the ocean surface, which causes the water to evaporate and form clouds. This shower water in the form of rain on the land of our country, यानी किसी भी कंट्री में. Most of this water flows from the surface of the land through rivers and reaches the ocean. ज़्यादातर पानी का होता क्या है? बरसात होती है, पानी जमीन पे गिरता है, ज़्यादातर पानी रिवर्स में जाता है और वो रिवर्स कहाँ जाके मर्ज होती है? वापस से ओशन में. It is stored in the ground as underground water. Underground में भी रहता है थोड़ा पानी, which finally merges to the sea through river in the form of springs. Springs यानी कि झरने के फॉर्म में. In this way, the water becomes available for living organism through the system of nature and finally reach back to the ocean. तो वही चीज़ है, पानी जहाँ से आता है वापस पानी ओशन में ही चला जाता है. एनर्जी साइकिल. स्टिक करो. सन इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. सन जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर सन नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता. मैटर इज कंटिन्यूसली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय द सन. सम ऑफ द एनर्जी रीचेस टू द अर्थ थ्रू दीज सन रेज. अ हर्बीवर ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड. ग्रीन लीव्स डू द टास्क ऑफ स्टोरिंग दैट एनर्जी. After the death of life of the plant, the energy cycle is completed by the decomposition or the burning of its remains. सन की वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है और प्लांट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हर्बीवर को. हर्बीवर उसमें से खाना डिराइव करता है. हर्बीवर को कौन खाएगा? कार्निवर. और ये सब जब मरेंगे तो उनको कौन खाएगा? डीकम्पोजर. डीकम्पोजर ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक मैटर में वापस से कन्वर्ट करके जमीन में ही डालेगा. वही पूरा प्रोसेस, वही जमीन में से कौन लेगा? वापस से प्लांट लेंगे. तो ये साइकिल भी चलता रहता है. तो एनर्जी साइकिल. मटीरियल रिक्वायर फॉर द एक्सपेरिमेंट. कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हमको करना है. 10 ग्रीन लीव्स ले ले, 10 ड्राई लीव ले ले. मैच बॉक्स कंटेनर करना क्या है वो देखते हैं. मेथड. वेट ड्राई लीव्स एंड ग्रीन लीव्स सेपरेटली एंड रिकॉर्ड इट. नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू. दोनों में डिफरेंस होगा भाई. ड्राई वाले में और वेट वाले, आई मीन जो ग्रीन वाले में क्या डिफरेंस है? क्लोरोफिल के अलावा, स्टार्च के अलावा पानी. ड्राई वाले में पानी भी तो नहीं होगा ना, तो बहुत सारी चीजें ड्राई वाले में नहीं होगी. They burn the dry leaves in the suitable container with the matchbooks and observe. Now wait the remaining ashes. Ashes यानी जो राख बच जाती है ना, वो देखो. Summary, क्या summary होती है? We found from observation that difference that we see in the weight of the green and dry leaves is difference of water content in the green leaves. Main क्या है इसमें? पानी. Now when we burn the dry leaves, we observe that the fire and the smoke are released, which are taken from by the plant from air in the form of carbon dioxide and fire from solar energy. Now weight remaining ashes. Whatever taken by the vegetation from the earth remained on the earth. क्या उड़ गया ऊपर? कार्बन डाइऑक्साइड. क्या कार्बन डाइऑक्साइड जमीन में से लिया था प्लांट ने? नहीं, वो तो हवा में से लिया था. तो जमीन में से क्या लिया था? जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे तो वो राख बन के जमीन पे ही रहे. और जो हवा में से लिया था यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो हवा में ऑब्वियसली उड़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में. कंक्लूजन क्या हुआ? At the end of the experiment, it is concluded that element used from the nature finally reach the original state and maintain the balance in the nature. तो अगर हमारी कोई दखल अंदाजी ना हो तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली रहता है. ह्यूमस. ह्यूमस यानी कि ऑर्गेनिक मैटर.
It is an important component connected with the food cycle. Humus is such an organic matter in which biological, biochemical and chemical process take place continuously. क्योंकि ह्यूमस यानी कि ऑर्गेनिक मैटर, जब डेड बॉडी होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन कंटेंट सब्सटेंसेस होते हैं. तो जो बायोलॉजिकली कुछ टाइम पहले अलाइव था, जो बायोटिक था, तो वो अब क्या हो गया है, नॉन लिविंग हो गया है. तो वही बायोटिक कंपोनेंट जब जमीन में मिलता है तो ह्यूमस उसको कहा जाता है. When biomass is formed in living matter, at the time the other old substances are disintegrated, टूटते हैं. The substances are constantly created and decayed. Decayed यानी खत्म होते हैं, बनते हैं, destroy होते हैं. Create and destroy. Biomass is formed by the decomposition of any organic matter. Any organic matter, वो चीज जो कभी जिंदा थी, जब वो मर जाती है, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे इंसेक्ट हो, क्या बन गया उससे, बायोमास. दिस डिकम्पोजिशन इज डन बाय मिलियंस ऑफ माइक्रोबियल स्पीसीज. कई तरह की है. दिस माइक्रोब नीड शुगर यानी कि रॉ शुगर, सुक्रोज, एनर्जी टू फंक्शन. इनको शुगर चाहिए, शुगर यानी कि सुक्रोज के फॉर्म में शुगर चाहिए इनको, विच इज ऑब्टेन बाय द रूट्स. इन नेचर ह्यूमस इज फॉर्म नियर द रूट. जनरली आप देखोगे तो काले कलर का सब्सटेंस वो बड़े बड़े ट्रीज होता है उसके आसपास जमा हो जाता है. तो बेसिकली वो क्या होता है, ह्यूमस रहता है. Not in the laboratory which is away from the roots. Green leaves produce sucrose through the process of photosynthesis in nature. अभी सुक्रोज डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती. जैसे कि हम पटेटो खाते हैं तो पटेटो का कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होता है और स्टार्च का मेन कंपोनेंट क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और सुक्रोज. तो बेसिकली शुगर का कंटेंट है ये. टिक करो. 25% of it reaches to microbes through the roots and in return the microbe makes humus and thus make nutrient available to the roots. तो बेसिकली साइकिल में कभी जो कोई चीज़ लिविंग थी, चाहे वो लीव्स हो, चाहे स्टेम हो, वो जब जमीन पे गिरते हैं उसका डीकम्पोजिशन, डीकेइंग प्रोसेस होता है. अल्टीमेटली वही डीकेइंग प्रोसेस होने के बाद जमीन के आसपास ही उसी जमीन में पूरा दफन हो जाएगा, यानी कि अंदर चला जाएगा और वही वापस से प्लांट यूटिलाइज करेगा. Second, arrangement of water nutrient to the root of the plant by capillary actions. अब यहाँ पे अलग तरह का कैपिलरी एक्शंस की बात कर रहे हैं. रेन वाटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. ऑब्वियसली पानी गिरेगा तो जमीन पे आएगा ग्रेविटी की वजह से, और वो पानी जमीन के अंदर जमा होगा अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, नीचे खींचेगा बरसात को. And after the rainy season gets over, the water from this groundwater returns to the plant root by capillary action. जैसे कि जाइलम में हमने देखा है कि जाइलम रूट्स के थ्रू वो पानी को खींचेगा, तो वो कैपिलरीज होती है, बेसिकली ट्यूब होती है, चैनल्स होती है. दिस नेचर सिस्टम इज वेल प्लान एंड सेल्फ गवर्निंग. हमारा इसमें कोई रोल होता नहीं है. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, डीप सॉइल इज द रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सॉइल के अंदर प्लांट्स को टोटल 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिसमें से 13 न्यूट्रिएंट्स उनको सॉइल से मिलते हैं, बाकी के 3 न्यूट्रिएंट उनको हवा और पानी से मिलते हैं. When moisture begin to rise from the ground by capillary action, all the minerals stored in the deep soil along with the moisture start coming up and get stored near the roots, thus making these nutrients available to the roots. तो basically जब root wet होते हैं, खासकर अपने, इसलिए तो प्लांट में पानी देते हैं ना, तो खाली पानी खींचने के लिए नहीं है, पानी के साथ साथ मिनरल्स, आयंस, ये सारी चीजें भी खींची जाएगी. Rain by cyclone यानी कि thunderstorm. If there were no rain, perhaps there would be no forest. बारिश नहीं होती तो जंगले भी नहीं होते. Water would have been available for drinking and irrigation for when ना irrigation हो पाता, ना पानी पीने के लिए होता, ना किसी भी चीज के लिए होता. बारिश नहीं होती तो इसलिए हमने एसएस में भी देखा 11 चैप्टर में, डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, रेन. The role of the rain is important for the sustenance of all the living beings along with man. Most of the rainfall in India occur during the monsoon season. Cyclone is the most important atmospheric phenomena in the monsoonal rainfall. अगर cyclone का मतलब बवंडर, एयर प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा वहाँ पे बारिश होगी. क्यों? वो विंड को अपनी तरफ खींचेगा और विंड के साथ साथ क्लाउड्स आएंगे और क्लाउड्स में जिनमें पानी होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे बरसात होती है. After March 21, when the temperature in the northern hemisphere start rising due to the intense heat of the sun, the evaporation of the water from the Indian Ocean starts a rapid speed. 21 मार्च, याद रखना भाई, ये डेट यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया है कि 21 मार्च के बाद लो प्रेशर सिस्टम नॉर्थ में क्रिएट होता है,
जिसकी वजह से विंड डायरेक्शन चेंज होता है। तो जो हवा पहले ऊपर नॉर्थ से साउथ में जा रही थी, मार्च के बाद ऊपर से नीचे से यानी साउथ से नॉर्थ में खींची चली आएगी। एंड अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि देखो इंडियन ओशन से आ रहा है, तो इंडियन ओशन है, ओशन में जब सन की वजह से, क्योंकि मार्च में ऑब्वियसली फरवरी मार्च अप्रैल मई में काफ़ी गर्मी होती है, तो गर्मी की वजह से ज़्यादा इवापोरेशन, जिसकी वजह से ज़्यादा क्लाउड्स बनेंगे। तो वो क्लाउड्स मार्च के बाद धीरे धीरे जो है वो विंड की तरफ से लो प्रेशर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्रिएट होगा, जिसकी वजह से पूरे बादल कहाँ आएंगे, साउथ से नॉर्थ में आएंगे। और तब इंडिया में एक्सपीरियंस होता है, टिल जून तक अपने इंडिया में एक्सपीरियंस होता है फिर बरसात का सीजन। At that time the monsoon enters the Indian Ocean. The air over the ocean begins to heat up intensely. बहुत ज़्यादा गर्म होती है। As a result, टिक करो, a low pressure area of air is created. याद रखना, जब कभी भी जहाँ पे भी बारिश वगैरह होगी ना, तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ होगा तभी बारिश होती है, क्योंकि विंड उस तरफ खींचती है। Air circulate around this low pressure area due to which a cyclone is created. Among the factors affecting Indian agriculture, cyclone is an important factor. हमको लगता है साइक्लोन खाली तबाही लाता है, बट नहीं, साइक्लोन की जरूरत है। अगर ये चक्रवात नहीं घूमेंगे तो हवा आएगी कैसे? लो प्रेशर बनेंगे ही नहीं तो हवा आएगी कैसे? और वो विंड ब्लो नहीं करेगी तो क्लाउड्स कैसे लाएगी? When the cyclone occurs, crops are damaged more in chemical farming, while in the natural agriculture the crops are less damaged because organic farming make plants stronger. Chemical farming यानी फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं ना, उसमें जड़ें कमजोर हो जाती है। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक तरह से उगाए गए होते हैं तो उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, उनकी रूट्स काफ़ी मजबूत रहते हैं। बट साइक्लोन अगर आया और इस टाइप के दो फार्म्स है, तो जो केमिकल वाला जो फार्म है, पेस्टिसाइड केमिकल यूज किए हैं, उसमें ज़्यादा नुकसान होगा, जबकि कंपैरेटिवली ऑर्गेनिक में कम होगा। Know this, let us know that 40-year-old tree release 200 liters of water in the air in a day in the form of water vapor. 40 साल का अगर कोई ट्री है, 200 लीटर पानी एक दिन में रिलीज करता है वाटर वेपर के थ्रू। कहां से? कौन सी प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपीरेशन। If clouds are to be filled with water, more trees will have to be planted to increase the amount of moisture in the air, so that empty clouds absorb this moisture, and when it will be saturated with water, it will result in the rainfall. Saturation का मतलब clouds पानी absorb करता है। अब ये क्लाउड्स की भी एक कैपेसिटी होती है, जैसे कि ग्लास ले लो, ये ग्लास में आप पानी के जिंदगी भर ऐसे दौड़ते रहोगे तो ग्लास एब्जॉर्ब करता रहेगा उसको? नहीं, उसकी लिमिट आएगी, पानी इसमें एक लेवल तक भर जाएगा, फिर क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। सेम गोज फॉर क्लाउड्स। क्लाउड्स की भी एक कैपेसिटी होती है कि वो एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर को, जितना ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है उसको बोलेंगे सैचुरेटेड लेवल। एक बार ये लेवल क्रॉस हो गया तो उसके बाद खत्म, फिर क्या होगा? बारिश होगी। एक्टिविटी ऑफ लोकल अर्थवॉर्म। अब ये अर्थवॉर्म क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकल अर्थवॉर्म। लोकल अर्थवॉर्म ईट सॉइल, बेसिकली सॉइल खाते हैं। इफ द लोकल अर्थवॉर्म डू नॉट फाइंड फूड, दे डू नॉट मूव एल्सवेयर। अगर उनको खाना नहीं मिला तो वो कहीं मूव भी नहीं करेंगे, बट रिमेन डॉर्मेंट इनसाइड द सॉइल। डॉर्मेंट का मतलब जिंदा है लेकिन एक्टिव नहीं है। आप अगर मॉइस्ट सॉइल होता है ना, जंगलों के आसपास की बात कर लो या कोई भी अपने जमीन की बात कर लो, नॉर्मली बरसात के टाइम पे खास, आप उस जमीन में एक बैटरी लो जिसका सोर्स 12 वोल्ट वगैरह हो, वायर कनेक्ट करो और बैटरी के तार दोनों जमीन में डालो, पॉजिटिव नेगेटिव, एक साथ इतने सारे अर्थवॉर्म जमीन में से निकलेंगे। हमको पता भी नहीं होता कि अर्थवॉर्म है अंदर, लेकिन जब आप करंट पास करोगे ना, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो जमीन के ऊपर आ जाएंगे तुरंत के तुरंत। It continues its activity underground even at the high temperature in the desert of Rajasthan or at low temperature on the top of the Himalaya. अर्थवॉर्म हर जगह है, चाहे कोल्डर एरिया हो चाहे एकदम हॉट एरिया हो। कंट्रीब्यूशन ऑफ लोकल अर्थवॉर्म इन बिल्डिंग हेल्दी सॉइल। ये हेल्दी फर्टाइल सॉइल कैसे बनाते हैं? अर्थवॉर्म भी यहाँ पे डीकम्पोजिशन में रोल प्ले करने वाले हैं। ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ 15 ईयर, लोकल अर्थवॉर्म 15 साल तक ये जीते हैं। Keep on making day and night endless billions of holes inside the soil. Soil के अंदर ये छेद करते हैं अर्थवॉर्म। Local earthworm enter the soil, go deep, dig a hole, come up from another hole. When they come on the surface of the soil, they leave a mineral-rich waste
हगार इसको कहा जाता है, एक ऐसा पदार्थ जो ऑर्गेनिक मैटर में रिच होता है। ये दिस मेक्स द सॉइल पोरस, छेद वाला। स्पंज देखा है ना, स्पंज में कैसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, वैसा बना देता है ये। As it moves up and down, it secretes enzymes from its body and forms a lining on the inside of these, so the whole resist external pressure. बाहर का प्रेशर रहेगा नहीं, एक केमिकल रिलीज करेगा, वो जो सॉइल है वो वापस से ज्वाइंट नहीं हो जाएगा, होल्स इसके अंदर मेंटेन रहेंगे। ये होल्स क्या करेंगे, होल्स में क्या होगा, पानी, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें अंदर जमा होगी, वो बाद में कौन लेगा, प्लांट्स। Due to which the rainwater easily seeps into the ground and raises the groundwater level and stops soil erosion. इसी वजह से तो ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है। अगर सॉइल सोचो पोरस नहीं होता, एकदम सख्त पत्थर होता, जैसे रोड की बात कर लो, क्या ये जो रोड है उसको पानी सोखता है अंदर, नहीं, वो पूरा हार्ड लेयर है, बीच में कोई भी गैप नहीं है। लेकिन सॉइल पोरस होने का सबसे मेन रीजन यही है कि वो गैप्स की वजह से पानी अंदर पर्कोलेट करता है, ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो बढ़ाता है। When earthworm enter the soil, they eat soil, sand, raw stones, raw यानी कि लूज जो स्टोन होते हैं वो टाइप के, lime etc. lime यानी चूना पत्थर, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, and reach up to the soil soft inside, destroying disease causing pathogens, बैक्टीरिया वगैरह जो डिसीज क्रिएट करते हैं उनको भी खा जाते हैं ये, in the soil, in their gut यानी intestine. It swallows beneficial organism and strengthen them and release them into the soil through excreta. क्या होता है, ये disease causing pathogens यानी माइक्रोब्स को खाएंगे, उसके बाद उनको एक्सक्रीट भी करेंगे ये। और देखो माइक्रोब्स मरते नहीं है, माइक्रोब्स को खाएंगे फिर यही माइक्रोब्स रिलीज करेंगे। अल्टीमेटली जब गट रीजन से अर्थवर्म के पास होंगे ना, ऐसा बोलेंगे उनका शुद्धिकरण हो गया, वो जो बैड बैक्टीरियाज थे वो गुड बैक्टीरियाज में कन्वर्ट हो गए, जो सॉइल के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। Earthworm excrete contains significantly more nutrient than the surrounding soil. मेजर अर्थवर्म की वजह से सॉइल में फर्टिलिटी मेंटेन होती है। अर्थवर्म नहीं होता ना तो प्लांटेशन इतना ढंग से होता भी नहीं। These minerals play an important role in the growth of the vegetation. In addition, these excreta contain highly used antibodies that boost the immunity of the plant roots as well as the beneficial microorganism near the roots. कितना काम करेगा, छोटा सा ऑर्गेनिज्म पहले सॉइल को पोरस कर रहा है, पानी जमा करवाया, फिर अंदर के जो बैक्टीरिया माइक्रोब जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको खा जाएगा पहले, फिर उसको खा के एक्सक्रीट भी कर देगा। एक्सक्रीट करने से वो जो बैड बैक्टीरिया थे अब गट के उनके एसिड वगैरह की जो भी होगा उनके अंदर, उसकी वजह से वो अच्छे हो गए। अच्छे क्यों हो गए, क्योंकि वो सॉइल के सराउंड में रहेंगे, डीकम्पोजिशन में मदद करेंगे और वही न्यूट्रिएंट को वापस से सॉइल में लाएंगे। अल्टीमेटली काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ाएगा, प्लांट को जितना ज्यादा डिसीज फ्री रखना होगा वो भी काम करता ही है। दिस क्रिएट अ सुटेबल स्ट्रॉन्ग सॉइल, तो एक अच्छा सॉइल बनाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, अर्थवर्म के ऊपर है। The plant and the tree growing in it will also be healthy, and animal, bird and human who eat it will also be healthy. A necessary micro environment has to be created for earthworm activity to continue. एक micro environment हमको जैसे create करना चाहिए, earthworm को पनपने देना पड़ता है। If this necessary micro environment is not found, the earthworm will go into hibernation. Hibernation का मतलब लंबी sleep होती है, long sleep. कई सारे organisms भी होते हैं, जैसे bear होते हैं ना, bear, वो भी हाइबरनेशन में जाते हैं। एक बार वो लोग खाना खा लेते हैं, क्रोकोडाइल एक बार वो लोग खाना खा लेते हैं भर पेट करके, फिर ठंडियों के सीजन में जनरली वो लोग सो जाते हैं, लंबे समय तक सो जाते हैं, 4-5 महीने तक ऐसा सो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइबरनेशन। If this special situation, that is micro environment, is recreated, earthworm become active and तो अगर ये सेम सिचुएशन सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की कंडीशन अच्छी होगी तो अर्थवर्म सर्वाइव करेंगे, अर्थवर्म सर्वाइव करेंगे तो प्लांट सर्वाइव करेंगे, प्लांट सर्वाइव करेंगे तो अल्टीमेटली हम जैसे लोग भी सर्वाइव करेंगे। नो दिस, व्हाट इज माइक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, ये कैसी कंडीशन होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। द एयर दैट फ्लोज बिटवीन एनी टू प्लांट अबव द सॉइल सरफेस शुड हैव द डे टाइम टेम्परेचर 24 to 32, दिन के टाइम पे जो हवा बहती है सॉइल के आसपास उसका टेम्परेचर 24 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।
एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65 to 72%. रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर 65 से 72% होना चाहिए. दिस यूनिटरी स्टेट इज कॉल्ड माइक्रो एनवायरमेंट. तो ये यूनिट माइक्रो एनवायरमेंट में दो ही चीज चाहिए, पानी टेम्परेचर एंड मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिडिटी. दिस माइक्रो एनवायरमेंट इज मेड अप ऑफ जीवामृत यानी कि जीव अमृत, देन गंजीवमृत एंड क्रश यानी अचादन. अब ये बेसिकली क्या है, तो ये सोर्सेज हैं जिसकी वजह से मतलब खाना बोल सकते हैं अर्थवर्म का, जिसकी वजह से ये पनपकेंगे, एक्टिव रहेंगे और सरवाइव करेंगे. अर्थवर्म को सरवाइव करने के लिए बेसिकली ये चाहिए. तो दैट वाज अ शॉर्ट चैप्टर. कुछ एमसीक्यूज हो सकते हैं, तो लेट्स सी. हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर? 17. मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द एज स्पैन ऑफ लोकल अर्थवर्म 15 years. तो ये छोटा सा चैप्टर तुम्हारा 22.